गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर जनन बताया जा रहा था, तो उसमें पौधों का जनन बताया जा चुका है। उसी में आपको अलैंगिक जनन और लैंगिकायिक जनन ये बताया गया था। लैंगिक जनन पुष्प के बारे में बताया गया था। इसके बाद अब आता है पॉलिनेशन, तो जो आपको बताया जा चुका है कि पॉलिनेशन क्या है। देखिए आपको मालूम है कि परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकण परागकोश में बनते हैं। परागकोश कहाँ पाए जाते हैं? नर युग्मक है, ठीक है, क्योंकि पुष्प में दो नर जनन अंग, एक नर जनन अंग होता है, एक मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग में क्या होता है आपका पुमंग, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन अंग को जो है क्या कहते हैं? जायांग, और उसकी इकाई को हम अंडक बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। तो परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। अब परागकण में जो है विकसित होकर के क्या बनाते हैं? पराग नलिका विकसित होगी, उससे फिर नर युग्मक बाहर आएंगे। तो इस प्रकार आप जो परागण की क्रिया बताई गई थी कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अन्य दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे परागण कहते हैं। परागण के दो प्रकार बताए गए, एक स्वपरागण और एक परपरागण, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि स्वपरागण और परपरागण है क्या। स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वपरागण और परपरागण बता चुके हैं, इसको भी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। स्वपरागण का मतलब होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वो स्वपरागण होता है। परपरागण में क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण अन्य दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसी पुष्प पे गिरते हैं परागकण। परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी एक दूसरे पुष्प पे पहुंचने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा। तो ये क्या है? माध्यम है। फिर जो स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, कम आकर्षक होते हैं, और परपरागण के पुष्प क्या होते हैं? बड़े और आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्वपरागण और परपरागण में अंतर आना चाहिए, जो आपको लिखाया भी गया है। इसके बाद देखिए इसमें आता है सबसे मेन चीज है परागण और निषेचन में क्या अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परागण और निषेचन, एक तरफ परागण आप लिखेंगे, एक तरफ निषेचन लिखेंगे। देखिए परागण क्या होता है आपको बता दें, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। जो परागकण है कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश, ठीक है। और वर्तिकाग्र कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, मतलब आपका जायांग में। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना पहला अंतर है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रियाओं को, क्योंकि आपको मालूम है निषेचन किस में होता है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन के दो युग्मक होते हैं, तो जब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ता है या संलयित होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया पौधा बनता है या नया जीव का निर्माण होता है। तो निषेचन क्रिया क्या होती है? नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को या संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यह क्रिया परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है और निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। परागण के लिए मतलब निषेचन के लिए क्या होता है? परागण होना आवश्यक है। तो ये क्रिया क्या होती है? निषेचन से पहले होती है, और ये निषेचन के बाद होती है, मतलब परागण के बाद होती है। फिर तीसरा अंतर है कि इनमें जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? आगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जो निषेचन के बाद जो बनते हैं तो वो क्या होते हैं? द्विगुणित होंगे या तो त्रिगुणित होंगे, मतलब दो गुणित होंगे भाई। अगुणित अगुणित मेल और फीमेल दोनों मिले तो द्विगुणित बन गया। कभी कभी द्वितीयक केंद्र से जुड़ जाता है तो त्रिगुणित हो जाता है। तो ये भी एक अंतर है। फिर इसके बाद परागण में क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निषेचन परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, निषेचन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण जो है जो होता है, क्योंकि पुष्प के परागकण आपको मालूम है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और निषेचन में आपको मालूम है कि नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार परागण और निषेचन में अंतर भी आपको 2 या 3 अंतर आने चाहिए। पहला अंतर तो ये परिभाषा का हो गया। दूसरा है कि ये इनमें जो है ये निषेचन से पहले बनता है, ये परागण के बाद बनता है। ये जो है इनमें परागण में आप लिख सकते हो
कि इनमें जो है क्या बनते हैं, परागण क्रिया में, और इनमें क्या है, निषेचन में युग्मक बनते हैं। फिर इसके बाद आता है परागण और निषेचन के अंतर ये क्या होते हैं, आगुणित होते हैं, ये द्विगुणित और त्रिगुणित होते हैं, ये भी आप बता सकते हो। फिर इसके बाद आता है निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आपको मालूम है कि ये जैसा पुष्प है, ठीक है, ये बताया गया था। तो आपको मालूम है कि बाह्य दल पुंज, पहला निषेचन के बाद पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं। तो पहले बाह्य दल मुरझा जाएंगे या सूख करके गिर जाते हैं, फिर दलपुंज सूख करके गिर जाते हैं, फिर पराग पुंकेसर सूख करके गिर जाते हैं, ये तीनों गिर गए। फिर इसके बाद वर्तिकाग्र मुरझा जाती है, फिर ये वर्तिका सूख जाती है। तो ये क्रम से है। सबसे पहले क्या, बाह्य दल सूख कर गिर जाएगा, फिर दल सूख करके गिर जाएगा, फिर इसके बाद पुंकेसर सूख करके मुरझा जाएंगे, फिर वर्तिकाग्र भी सूख जाएगी, फिर जो स्त्री केसर का लंबा भाग होता है वो भी मुरझा करके गिर जाएगा। फिर जो आपके एक परागकण आए हुए हैं वर्तिकाग्र पर, ये सीधे कहाँ पर आ जाएंगे, ओवरी पर, अंडाशय से। अंडाशय पे नर युग्मक आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, मादा युग्मक। जब नर युग्मक मादा युग्मक यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडाशय से क्या बनेगा, फल। तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर। तो अंडाशय, क्योंकि नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा यहाँ पर दो नर युग्मकों को भेजता है, जिसमें से नर युग्मक एक मादा युग्मक से जुड़ता है तो क्या बनाता है, फल का निर्माण करता है। तो फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार निषेचन के बाद मतलब जो है पुष्प में निम्न परिवर्तन होते हैं, मतलब सब चीजें सूख कर मुरझा कर गिर जाती हैं, केवल अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है। अंड कोशिका जो होती है, एग सेल्स, वो क्या बनाती है, भ्रूण, और जो द्वितीय केंद्रक होता है वो क्या बनाता है, भ्रूण कोश। तो ये सब परिवर्तन होते हैं। इसके बाद आता है बीजों का अंकुरण। तो देखिए जो भ्रूण होता है बीज के अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, निष्क्रिय अवस्था में। जब उसे उचित ताप या नमी के संपर्क में आता है तो वो सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होकर के एक नया भ्रूण बनाता है, और वो भ्रूण विकसित होकर के एक नया पौधा बन जाता है। इसी को हम कहते हैं बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण दो प्रकार से होता है, एक अधोभूमिक होता है भूमि के नीचे, और एक होता है उपरभूमिक यानी भूम्योपरिक। तो भूम्योपरिक जैसे सेम है, ठीक है, आपका अधोपरिक जो आपका है वो मटर या अन्य चीजें जो जिसमें जो बीज पत्र है वो नीचे की ओर भूमि में दबा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बीजों का अंकुरण कहलाता है। बीजों का अंकुरण का मतलब बीज सक्रिय निष्क्रिय अवस्था में होता है भ्रूण बीज के अंदर, जब वो नमी या ताप पाता है तो जो है भ्रूण विकसित हो जाता है, सक्रिय अवस्था में आ जाता है और विकसित होकर के एक नया पौधा बना लेता है। तो वो कहलाता है बीजों का अंकुरण। दो प्रकार से होता है, भूम्योपरिक और एक होता है अधोभूमिक, ठीक है। इसके बाद आता है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, ये इनमें एक ही युग्मक या एक ही कोशिका भाग लेती है। इस प्रकार के जनन में इसमें दो कोशिका या दो युग्मक भाग लेते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। पहला अंतर है अलैंगिक जनन में एक ही युग्मक या एक ही कोशिका भाग लेती है, लैंगिक जनन में दो युग्मक यानी दो कोशिका भाग लेती है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दूसरा है इनमें जो उत्पन्न संतानें होती हैं अपने माता पिता या जनक के समान होती है। इनमें उत्पन्न संतानों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है अलैंगिक जनन में। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है। तीसरा अंतर है कि इनमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन ये होता है माइटोसिस और ये होता है इनमें मियोसिस, इस प्रकार। फिर तीसरा अंतर है इनमें निषेचन नहीं होता है क्योंकि एक ही कोशिका होती है, इनमें निषेचन होता है क्योंकि इसमें दो युग्मक होते हैं नर और मादा, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है। ये इस जनन में
क्योंकि तुरंत हो जाता है, और जो लैंगिक जनन होता है इसमें काफ़ी समय लगता है। ये कम समय में एक क्रिया होती है लैंगिक जनन की, ये इसमें के इस जनन में लैंगिक जनन में काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर भी पूछा जाता है। इसके बाद आता है, देखिए पौधों में जनन हो गया जो आपने पढ़ा, अब आता है जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जो जनन होता है दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है उसकी भी विधियां हैं, जैसे विखंडन द्वारा, फिर इसके बाद मुकुलन द्वारा, मुकुल भी बनते हैं, और फिर इसी में आता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका है जंतुओं में जनन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।